मैं सभी के सामने नमन करता हूं। यहाँ मंचासीन श्रीमान लवलेश जी, श्रीमान आकाश जी, आर्यन जी, हमारे पीछे बैठे अभिषेक जी, अपने नगर संगठन मंत्री जी हैं, अभी मयंक जी, कार्तिक जी, रोहिताश जी, अभी मिले हमारे साथी। ये आज 2 अक्टूबर के अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। 2 अक्टूबर जैसा कि जानते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, कुछ आपको बताने का, कुछ आपके सामने कहने का। मेरा विषय राष्ट्र के पुनर्निर्माण में युवाओं की भूमिका पे मुझे बोलना है, लेकिन कुछ 2 बातें मैं महात्मा गांधी के बारे में और लाल बहादुर शास्त्री जो हमारी महान विभूतियां, इनके बारे में बोल करके आगे प्रारंभ करूंगा। आप जानते हैं महात्मा गांधी बैरिस्टर थे। इंग्लैंड में उन्होंने पढ़ाई की, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण भारत में उन्होंने नौकरी शुरू की और नौकरी के ही दौरान उनके अंदर ऐसी भावना थी, देश के प्रति हमेशा उनके अंदर भावना थी। निजी हित बाद में था, देश के बारे में ज्यादा उनके अंदर भावना थी। उन्हें महसूस होता था साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में भी, कि बैरिस्टर बनने के बाद भी हमारा देश अगर गुलाम है तो हमें कहीं सम्मान मिल नहीं सकता। जो हम चाहते हैं वो हम पा नहीं सकते। तो साउथ अफ्रीका में बैरिस्टर की नौकरी छोड़ करके वो अपने देश वापस आए और इस लक्ष्य को लेकर के आए कि हमें इस देश को आजाद करवाना है। अब देश क्या है? उनके अंदर आजादी, देश को आजाद करने के संकल्प क्यों बना? ये महात्मा गांधी ने केवल एक धोती पहन करके, उन्होंने एक ऐसा दृष्टांत आता है कि एक बार उन्होंने देखा किसी को, महिला को स्नान करते हुए, तो उन्होंने देखा कि ऐसी स्थिति है हमारी जनता की, तो उन्होंने भी एक ही धोती में अपना जीवन काटने की ठान ली। तो महात्मा गांधी का जीवन पूरा प्रेरणा स्रोत है। हमने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है। एक एक जीवन का एक एक बिंदु उनका प्रेरणा स्रोत है। लाल बहादुर शास्त्री साहस के प्रतीक थे। उन्होंने 1965 में पाकिस्तान को हराया था, देश का गौरव विश्व में बढ़ाया था। उनकी ऐसी रणनीति थी, ऐसा साहस था। वो भी देश के लिए ही जीते थे। उनकी देश के लिए त्याग की भावना बहुत ही प्रबल है। पूरे देश में इस बात की चर्चा होती है। तो दोनों लोगों को देश क्यों नमन करता है? क्योंकि उन्होंने देश के लिए किया, राष्ट्र के लिए किया। अब राष्ट्र के लिए क्यों किया? क्योंकि उनके अंदर भावना थी। अब राष्ट्र की भावना कैसे पैदा होती है? अगर हमारे अंदर भी हो जाए तो हमें भी कुछ वैसा हम कर सकते हैं देश के लिए। तो यह समझना पड़ेगा कि राष्ट्र है क्या, देश है क्या। देश के पुनर्निर्माण में आपको अपनी भागीदारी देनी है, तो देश है क्या, राष्ट्र है क्या? एक निश्चित भूभाग का क्षेत्र है। हमारा आज जिस देश में है वो हमारा कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक सीमाएं हैं। तो ये एक हमारा भौगोलिक क्षेत्र है। भारत देश है, राष्ट्र है। तो राष्ट्र क्या है? हम जिस भौगोलिक क्षेत्र में हैं उसके राष्ट्र समझने से पहले यह समझना पड़ेगा कि निर्माण कैसे राष्ट्र का होता है, पुनर्निर्माण करना है। देखिए, हर व्यक्ति, जब ये सृष्टि उत्पन्न हुई तो मनुष्यों ने अपना जीवन जीने के लिए कुछ धर्म का सहारा लिया। धर्म के आधार पे, तो धर्म का आधार क्या है? आस्था। हमारा धर्म का आधार क्या है? आस्था। आस्था वो चीज है कि आस्था के कारण हमने संस्कार का निर्माण, मर्यादाओं का निर्माण किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बोले जाते हैं। मर्यादाएं,
एक छात्र की मर्यादा होती है, शिक्षक की मर्यादा होती है। जैसे एक ट्रैक पे चलना, मर्यादा मतलब एक ट्रैक पे चलना, एक बॉर्डर, भारत और पाकिस्तान के बीच एक मर्यादा बॉर्डर है। एक रोड पे चलते, ट्रैक पे चल रहे, ये मर्यादा है। और रोड में अगर नियम का पालन ना करें तो क्या चल पाएगा, पूरे देश में वाहन चल पाएंगे? तो मर्यादा जो हम पालन करते हैं उन मर्यादाओं को संस्कार कहते हैं। और देश की परिस्थितियों के अनुसार जो मर्यादाएं सुनिश्चित की जाती हैं किसी भूभाग के लिए, उनको संस्कार कहते हैं। उन संस्कारों से ही संस्कृति का निर्माण होता है। तो हर देश की संस्कृति अलग अलग होती है। जैसे आपसे पूछे भारत की संस्कृति क्या है, भारत की पहचान क्या है, तो क्या बताओगे? भारत जहां हरिद्वार है, मथुरा है, काशी है, जहां बनारस है, मतलब भारत की संस्कृति की एक पहचान है। और वो पहचान जब तक है तब तक वो देश है। अगर भारत में अयोध्या ना हो, मथुरा ना हो, काशी ना हो, तो ऊपर से आपको टपकाया जाए, पूछा जाए भारत कहाँ है, तो आप जान पाओगे? हर जगह बिल्डिंगें खड़ी हो तो जान ही नहीं पाओगे अमेरिका है कि सऊदी अरब है कि जर्मनी है कि फ्रांस है। तो कहोगे ये मेरा भारत है, यहाँ होली होती है, दीपावली होती है। तो जहां की संस्कृति की एक पहचान होती है और वो संस्कृति ही हमारा देश होता है। जो बॉर्डर पे लगे हैं सैनिक, वो हमारे भूभाग की रक्षा करते हैं, लेकिन देश की रक्षा नित हम पर डिपेंड है। हम नित कैसा आचरण करते हैं, उस संस्कृति के बारे में कितना सोचते हैं, देश के बारे में कितना सोचते हैं, और इस संस्कृति को नष्ट करने के हमेशा प्रयास होते रहते हैं, हमेशा से प्रयास होते रहते हैं। तो जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने संकल्प किया कि हमें छात्रों को ऐसा बनाना है जो इस देश को समझे। आज हमारा देश, बहुत से लोग कहते मिल जाएंगे, संविधान से चलता है। आप बताइए, संविधान 1950 में लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। इससे पहले क्या भारत देश नहीं था? भारत देश 5000 वर्ष पूर्व का है। तो क्या इससे पहले देश में कानून नहीं था क्या? संविधान जब बना तो उस पर अंग्रेजों का प्रभाव में संविधान बना। और आज भी हमारा देश जो चलता है वो इसकी संस्कृति से चलता है। संविधान प्रशासनिक गतिविधियों को चलाने का एक छोटा सा तरीका है, लेकिन संविधान भी हमारा, संविधान और संस्कृति दोनों हमें समझना पड़ेगा। आज बहुत से लोग संविधान के जो नियम लिखे हैं उसको लेकर के, समझ करके बहुत बातें ऐसी कहते हैं जिससे हमारी संस्कृति को खतरा पैदा हो जाता है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि संविधान, अभी अपने परिषद गीत में भी था कि संविधान की भी सीमाएं हैं और हमें अपनी संस्कृति को समझना पड़ेगा। संस्कृति को जैसे समझ गए और अपने देश में हम करने लगे उसके अनुसार आचरण, तो हमारा देश में भी सम्मान होगा और भारत में भी सम्मान, बाहर भी सम्मान होगा और हमारा देश सुरक्षित भी रहेगा। तो इसको हमें समझना है और इसी के लिए निरंतर हमें लगातार उसके लिए प्रयासरत रहना है। तो आप देखोगे आज देश की क्या स्थितियां हैं। हम जो छात्र हैं, ऐसा एक संगठन है अपना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, दिन रात आपके संस्कारों में बात डालने के प्रयास किया जाता है कि आप पढ़ाई के साथ साथ आप देश को भी समझें, पढ़ाई अपने घर के हित को भी समझें और घर के हित के साथ साथ ये भी समझें कि हमारा घर एक देश में है, एक भारत में है। तो आज हमारे देश में बहुत सी समस्याएं हैं। आतंकवाद की समस्या अभी तक रही। आज इसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संस्कारों से दिए हुए लोग आज देश में धारा 370, जो कि एक हमारे देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, धारा 370 को लागू करवाने का काम हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के से ही निकले हुए स्वयंसेवकों ने आगे जाकर के किया। अपने आप देखेंगे राम मंदिर का निर्माण, हमने बताया कि हमारे धर्म का आधार, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म
से ही बनी है। तो राम मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा हमारे देश में नागरिकता कानून लागू किया हमारे स्वयंसेवकों ने, और भी अन्य कार्य ऐसे किए जो देश को असंभव लगते थे। लोग ये कहते थे ये नहीं हो सकता, और वो कार्य आज खड़े हो गए देश में। आज इस तरफ हम बढ़ रहे हैं कि इस देश को अखंड भारत बनाना है। बहुत कम लोग जानते हैं। छात्र सभी जानते होंगे। हमारा देश अफगानिस्तान तक भारत देश था, इधर अफगानिस्तान तक, इधर भूटान, बर्मा, बांग्लादेश, ये सब कभी को बृहत भारत का हिस्सा थे। आप पाकिस्तान का इतिहास ले लीजिए, पाकिस्तान का कोई इतिहास नहीं, वहां तो भारत था। आप अफगानिस्तान ले लीजिए, अफगानिस्तान का भी इतिहास भारत का इतिहास है। अब समस्या ये है कि हमारे देश में 2-3 बातें बड़ी भ्रामक है। जैसे हमारे संविधान में बनाया था धर्मनिरपेक्षता। हमें बताया जाता है कि धर्मनिरपेक्ष होना मतलब है कि किसी भी धर्म के प्रति आस्था मत रखना, ऐसा प्रचार किया जाता है। जो लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पे राजनीति करने का प्रयास करते हैं, वो ये भ्रम फैलाते हैं कि धर्मनिरपेक्षता मतलब होता है कि अपने धर्म को जितना बुरा भला कहो। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है। धर्मनिरपेक्षता मतलब है अपने धर्म के प्रति अकाट आस्था और दूसरे के धर्म का भी सही ढंग से समझना, सम्मान करना। जैसे आपने देखा होगा, बहुत दिन से एक गीत चल रहा है कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। अब अगर आप इस देश में ये कह दो कि ईश्वर अल्लाह एक है, तो कुछ लोग आप पर अटैक कर देंगे, कहेंगे ये कैसे है, ईश्वर अलग है, अल्लाह है अलग। लेकिन अगर आप उसके मीनिंग देखें तो वास्तव में डिक्शनरी मीनिंग एक है, लेकिन फिर भी उनको अलग थलग रखा जाता है, ये कहकर के कि तुम अलग धर्म के हो। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीजों को समझना पड़ेगा कि हमारा धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि हमें अपने धर्म के प्रति अकाट्य आस्था होनी चाहिए और दूसरे के धर्म का भी सम्मान। तो हम इस तरफ जब समझेंगे, ये हमारे देश की जब स्थितियों को समझेंगे, हमारा भारत का भूभाग है, 5000 साल वर्ष पहले से धर्मनिरपेक्ष था। हमारे यहां कोई बंधन नहीं था। हमारे देश में जो भी ग्रंथ लिखे गए, जो भी किताबें लिखी गई, वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखी गई। सबके विचार सम्मिलित करके लोकतांत्रिक तरीके से, धर्मनिरपेक्ष तरीके से पालन करने का हमारे यहां पहले से ही अनुमति है। कोई दुर्गा जी की पूजा कर रहा है, कोई शंकर जी की कर रहा है, कोई भगवान राम की कर रहा है, कोई हनुमान जी की कर रहा है। तो क्या ये बताया गया है कि आप एक की करें पूजा? उसमें बौद्ध धर्म हमारे देश से पैदा हुआ, जैन धर्म हमारे देश से जन्मा, सिख धर्म हमारे देश से जन्मा। हमने विश्व को इतने धर्म दे दी। तो धर्म हमें ये समझना पड़ेगा कि आज जो धर्मनिरपेक्षता हम जो समझाया जाता है हमको, जो हमको बरगलाया जाता है, उसका मतलब है कि हिंदू धर्म का विरोध करना। उसका ये कतई मतलब नहीं है किसी धर्म का सम्मान। हमने तो हमेशा से सम्मान किया है। क्या ये संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं था तो क्या इससे पहले हम किसी धर्म का सम्मान नहीं करते थे? हमने कितने विचारों का सम्मान किया और कितने विचार हमारे यहां से जन्मे। तो हमें युवा पीढ़ी को ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें अपने धर्म के बारे में अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि धर्मनिरपेक्षता उन राजनीतिक लोगों से बचना पड़ेगा। हमें नए अपने विवेकानुसार चलना पड़ेगा कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, और सही मायने में धर्मनिरपेक्षता जब हम अपने धर्म का पालन करेंगे तभी दूसरे के धर्म का सम्मान कर सकते हैं। तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। और ये जो हमें बरगलाया जाता है, आप ये देखिए, अफगानिस्तान कैसा देश है? इस्लामिक देश है। पाकिस्तान कैसा देश है? इस्लामिक देश है। बांग्लादेश कैसा देश है? इस्लामिक देश है। अफगानिस्तान तक हमारा था, पाकिस्तान तक हमारा था, बांग्लादेश हमारा था, क्यों इस्लामिक देश हो गया? सोचना पड़ेगा।
क्योंकि वहां पर विचार नहीं किया लोगों ने। लोग धर्मनिरपेक्षता को यह मानने लगे कि हम अपने धर्म को गाली देंगे और दूसरे को खुश करेंगे, वो धर्मनिरपेक्षता है। तो अब जहां पर हमने धर्मनिरपेक्षता, जहां पर हमने ऐसा किया, वहीं से हमारा देश टूट गया। जहां से हमने अपने धर्म को समझा नहीं ठीक से, वहीं से हमारा देश टूट गया। ये स्थितियां आज भी हमारे सामने खड़ी हैं कि हम जिस संस्कृति में जी रहे हैं, जिस कल्चर में जी रहे हैं, जिस देश में जी रहे हैं, अब इतना बड़ा देश, अब आपको अगर अफगानिस्तान तक देश होता, बांग्लादेश भी आपके देश में होता, अब अमेरिका जाते, कहते मेरा भारत, तो अमेरिका वाले खड़े होकर आपका सम्मान करते। बृहत्तर भारत, उसका सम्मान, और आज आपका देश टूट गया। और यही हम अगर पाले रहे तो कल खतरा हमारे सामने और खड़ा हो सकता है। और वैसे देश में क्या हम जीना, हमें अच्छा लगेगा क्या? वैसी पीढ़ी को हम उस तरफ हम अपनी पीढ़ी को ढकेलना चाहेंगे? तो ये विषय हैं, इसमें सभी हमारे जो भी छात्र बंधु हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर पल पल क्षण क्षण प्रत्येक श्वास के प्रत्येक कण में, रक्त के कण में ये भरने का प्रयास करता है कि हमारा देश आपके हाथों में है, आप देश का भविष्य हैं, और आप इन चीजों को ठीक से समझ करके अपने अध्ययन को जारी रखें और हमारा जो लोकतंत्र है इसको भी समझें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हमेशा दिल्ली में चुनाव होता है, हर जगह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी इलेक्शन जीतते हैं। तो एक हमारा देश लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, तो लोकतांत्रिक प्रोसीजर भी मुझे पता होने चाहिए, तो चुनाव भी होते हैं। तो आप किताबें पढ़ते हैं, जनरल सामान्यता क्या होता है कि हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले हमको किताबें पढ़ने के लिए तो बताते हैं, लेकिन देश में जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं क्या हैं, कैसे हम समाज में जाएंगे, कैसे उन देश में अपनी भूमिका निभाएंगे, इसके बारे में शायद कम लोग बताते हैं। और वो अगर आप सीख गए तभी आप अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। अब कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो राजनीतिक हितों के लिए छोटे छोटे संगठन बनाते हैं, खुद अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम करने के लिए ऐसे संगठन खड़े किए हैं। वो इन चीजों को नहीं समझते हैं और देश में खुरापात भी करते हैं। लेकिन एबीवीपी में जब आप इन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझेंगे, आप देश समझेंगे कैसे चलता है, देश का वास्तविकता क्या है, तो आप प्रखरता के साथ आगे देश में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेंगे। आप आईएएस बनेंगे, आप पीसीएस बनेंगे, आप लीडर बनेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सैकड़ों कार्यकर्ता आज पूरे देश में विभिन्न जगहों पर बैठे हैं, और उसमें आप लीडर भी बनेंगे तो आप लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में आगे भागीदारी करेंगे तो लीडर भी बनेंगे। तो ये जो आपको बताने का मकसद यही है कि आपका जो राष्ट्र का जो पुनर्निर्माण करना है। हमारा देश, आप ये देखेंगे 1950 में संविधान लागू हुआ, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है, बड़ा ठीक से समझना पड़ेगा तुम लोगों को। जब देश आजाद हुआ, हमेशा आजादी लड़ के ली जाती, और जब लड़ के ली जाती आजादी, तब हम पूर्ण क्षमता के साथ अपने देश का बिगड़ा हुआ स्वरूप पूर्ण स्वरूप प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य क्या रहा, हमारे देश में सत्ता हस्तांतरित की गई। हमने लड़ करके नहीं भगाया अंग्रेजों को, उन्होंने सत्ता हमें दी, और किसको दी? हमें नहीं दी, अपने अंग्रेज भाइयों को दी। अंग्रेज भाई मतलब जो उनके विचारधारा के थे, उन्होंने सत्ता हस्तांतरित कर दी चालाकी से, और अपनी विचारधारा के लोगों को। तो हम देखने में तो आजाद हो गए, लोगों ने कहा भारत देश आजाद हो गया, लेकिन वो जो ऊपर के प्रधानमंत्री जो बैठे थे वो आजाद नहीं थे, उनका केवल रंग बदला था, लेकिन सोच उनकी वही थी अंग्रेजों की। निरंतर प्रयासों के बाद, 60 सालों के प्रयासों के बाद आज ऐसी स्थिति आई है कि वास्तविक आजादी की तरफ हम बढ़े हैं। हमारा जो पूर्ण स्वरूप, जो हमारा देश का जो स्वरूप वास्तव में जो हमारा देश था, वो हमें दिख रहा है। भारत माता की जय आप
बोल रहे हैं अमेरिका में, बहुत से लोग वंदे मातरम कहते हैं हम नहीं कहेंगे, वंदे मातरम कहते हैं हम नहीं कहेंगे। अब समझना पड़ेगा तुम लोगों को इसमें, वंदे मातरम क्यों नहीं कहोगे? वंदे मातरम का ऐसा शब्द है क्या जो इसको तोड़ने वाला शब्द है क्या? वंदे मातरम मतलब होता है कि माता को बंधन करते हैं। अब कौन ऐसा व्यक्ति है जो माता से पैदा होता है, मां की कोख में 9 महीने रहा, उसके बाद मां ने दूध पिलाया, आपको गीले में लेटाया, आपको सूखे में लेटाया, खुद गीले में लेटी। ऐसी मां को आप उसकी जय नहीं कहेंगे। आप भाव देखिए, हमारा देश मातृ स्वरूप हम मानते हैं, विश्व आज पूरा मातृ स्वरूप का ही अनुशासन चाहता है। विश्व में कोई नहीं चाहता कि हिंसा हो, पूरा विश्व मातृ स्वरूप का ही अनुशासन चाहता है। और हम उस अनुशासन का निर्माण किया है। भारत माता की जय कहते हैं तो माता हमें पालती है, तो हम अपने देश को मां मानते हैं। अगर मां मानेंगे तभी उसके प्रति हम जिम्मेदार रहेंगे। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा कि भारत माता के खिलाफ क्यों है, वंदे मातरम के खिलाफ क्यों है। आप देखिए, गायत्री माता है, आप दुर्गा माता है, काली माता है। हमारे समाज में मातृशक्ति का बहुत सम्मान है और पूरा विश्व आज इस चीज को मानता है कि ये बहुत बड़ा भारत देश का अचीवमेंट है कि जहां मातृशक्ति का सम्मान होता है वहीं राम राज्य आता है। और कुछ लोग जो इसका विरोध करते हैं वो और संवेदनाओं को हजम नहीं कर पाते हैं, वो उसका विरोध करते हैं वंदे मातरम का। आपको समझना पड़ेगा कि वंदे मातरम हमने अगर दिया है, अगर हमारे देश में वंदे मातरम कहा जाता है तो बहुत अच्छी चीज है, इसको सबको कहना चाहिए। तो इसको भी हमें समझना पड़ेगा। बहुत सी चीजें ऐसी हमारे आसपास रोज घटित होंगी कि आपको लगेगा ये सही है, लेकिन आपको भ्रमित किया जाएगा, आपको बरगलाया जाएगा। हम पढ़ते हैं, पढ़ना अच्छी बात है, विज्ञान का युग है। विज्ञान के युग में अभी हमने कहा कि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो एक काम जरूर करिए, न्यूज जरूर सुनिए रोज। आज की न्यूज कल का करंट अफेयर है और परसों का इतिहास है। तो न्यूज पढ़िए और न्यूज पढ़ने के साथ साथ ऐसे डिबेट में जरूर जाइए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में जरूर जाइए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का निर्माण, इसकी जो मूल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश में किस तरीके से परम पूज्य हेडगेवार जी ने जो एक व्यक्ति के रूप में निकले थे और उन्होंने देश को ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री दे दिए कि उन्होंने देश का स्वरूप ही बदल दिया। तो आपको इन चीजों के बारे में जब आप समझेंगे तो आपका मस्तिष्क परिवर्तन होगा, आप देश की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आपका मस्तिष्क तैयार होगा और आप देश की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। हमें आज बोलने के लिए सामान्य तौर पे ये सब बातें ऐसी हैं कि जब आप यहाँ बैठे हैं, जब यहाँ आप सुनने के लिए तैयार हैं, तो आपको ये चीजें बताई जा रही हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ इन चीजों को अगर आप समझ गए तो आगे बहुत ही आपके जीवन में बहुत सी चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। स्वामी विवेकानंद एक बार जा रहे थे, जहाज पे यात्रा करते हुए किताब पढ़ रहे थे। किताब पढ़ते पढ़ते वो एक पन्ना निकाल लेते थे और फेंक देते थे, ऐसा लिखा है, ऐसा बताया जाता है। तो वो जो किताब समाप्त हो गई तो उनकी किताब भी समाप्त हो गई। तो वो जो साथी था उसने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, इस किताब को आपने पन्ने क्यों इसके निकाल के फेंक दिए? तो उन्होंने कहा मैंने पढ़ लिया, उसके बाद मुझे याद हो गया। तो दूसरी किताब मंगवाई गई, उनसे पूछा गया। तो स्वामी विवेकानंद ने एक एक लाइन पर एक एक चीजें उन्होंने अपने आप बता दी। तो स्वामी विवेकानंद की जो प्रखरता थी हमारे विद्यार्थी जीवन में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानती है। हमारा जो मानसिक बल है, मानसिक लेवल कैसे बढ़ेगा, एक लक्ष्य
लेकर के चलना है, एक लक्ष्य को पाने कैसे हम पाएंगे। जैसे आपने कहा आईएएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे तो कैसे उस लक्ष्य को निर्धारित करके और किस तरीके से आप उस लक्ष्य को पाएंगे। इससे अच्छा स्वामी विवेकानंद का जीवन पढ़ने के बाद फिर आप सहज ही ये चीजें सीख जाएंगे। आइए, अब कोचिंगें भी चलती हैं आईएएस पीसीएस बनाने के लिए, लेकिन आपको आदर्श को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही चीजों को आप कर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में, बहुत कम जीवन में इतने काम कर लिए जो हजारों व्यक्ति नहीं कर पाते। तो उनका भी यही था कि जब शिकागो के सम्मेलन में, अमेरिका में जब उनको विश्व धर्म सम्मेलन था, उनको बुलाया गया, तो हिंदू धर्म के बारे में सबसे बाद में नंबर लगाया गया। सबसे पहले अन्य मठाधीशों को बुलाया गया, क्योंकि उनको लगता था हिंदू, भारत एक गुलाम देश है, वहाँ के हिंदू पहन के आए हैं भगवा, ये क्या बताएंगे, ये हमें क्या बताएंगे कि क्या होता है धर्म। तो जब बात प्रारंभ हुई, जब सभी की बात खत्म हुई, तो उनका थोड़ा सा समय दिया गया स्वामी विवेकानंद को, बस खत्म कर रहे, तो तब उनको थोड़ा सा समय दिया गया। स्वामी विवेकानंद ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने बताया हमारा हिंदू धर्म है क्या। हमारा हिंदू धर्म जब उन्होंने बताना शुरू किया, तब लोगों को लगा वहां बैठे हुए कि ये व्यक्ति वो बता रहा है जो एक मानवता के हित में है। विशुद्ध मानवतावादी बात इनके बातों से झलक रही है। बाकी सब अपनी अपनी बखान कर रहे हैं, अपना अपना प्रचार कर रहे हैं धर्म का, और जो धर्म वास्तव में होना चाहिए उसके बारे में ये स्वामी विवेकानंद बता रहे हैं। अमेरिका वाले उनके पीछे मोहित हो गए। अब मोहित वही जब होगा जब आपको संतुष्ट कर देंगे, संतुष्ट कोई कर देगा, आपके मन को कतई संतुष्ट कर देगा, आपके कंफ्यूजन खत्म कर देगा, तभी तो आप उसके पीछे सम्मोहित होकर उससे मिलना चाहेंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने पूरी तरीके से धर्म अपने स्पष्ट कर दिया कि हिंदू धर्म विश्व का सबसे सुंदर धर्म है, वो सबसे शिखर पर है। तो उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के भीतर इतना बड़ा परचम लहराया था, शायद वो दृष्टांत सभी लोग बताते हैं, सभी लोग उसकी चर्चा करते हैं। और कारण यही है कि उन्होंने वास्तव में लोगों के सामने स्पष्ट किया था, क्योंकि जो इसकी हिंदू धर्म के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई गई थी उसको उन्होंने स्पष्ट किया था। उसके बाद वहां से बहुत से लोग ऐसे निकले। तो स्वामी विवेकानंद ने ऐसे नहीं किया होगा। उनकी जो मानसिक प्रखरता है, मानसिक प्रबलता है, उसके लिए उन्होंने कुछ कार्य किए होंगे, ध्यान किया, साधना की, आध्यात्म को समझा। स्वामी विवेकानंद के बारे में एक और भी बहुत ही प्रेरणा स्रोत दृष्टांत है। जब उनको गुरु से उनको ज्ञान लेना था, स्वामी परमहंस से उनको ज्ञान लेना था, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनको बुलाया, बोले मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। तो उन्होंने सोचा कोई बहुत बड़ा व्याख्यान देंगे, बहुत बड़ी प्रक्रिया करेंगे, 8-10 दिन 1-2 महीने लगेंगे। उन्होंने उनको बुलाया, स्वामी विवेकानंद को बैठाया, और बैठाने के बाद स्वामी विवेकानंद को टच किया, पकड़ा। जो पकड़ा स्वामी विवेकानंद को, तो एकदम करंट जैसा उनको लगा, एकदम अचेत हो गए और बेहोश हो गए। और बेहोश होने के बाद जब वो थोड़ी देर बाद होश आया उनको, तो जब आंखें खोली तो उनकी आंखों में चमक, चेहरे पे तेज था, और उनको लगा कि मैं बदल गया, अब मैं वो नरेंद्र नहीं रहा जो कुछ देर पहले था। अब ये चीजें देखिए, अब ये गुरु वो भी होते हैं जो आपको बैठाए रहेंगे, बतलाएंगे, आपके फीस भी लेंगे, और उसके बाद भी आपको कुछ नहीं दे पाते।
पूरे जीवन भर का ज्ञान स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनको केवल छू करके दे दिया। और आज भी ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे टीचर्स हैं कि अगर महीने में भी आपके पीठ पे एक बार हाथ रख दें तो आपका काम हो गया, आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। है अभी हमारे समाज में, उनके जब नजदीक जाएंगे, उनको समझेंगे, उन प्रोसीजर्स को समझेंगे और वैसे चैनल से जाएंगे और वहां तक पहुंचोगे, आप आईएएस बनोगे, पीसीएस बनोगे, बहुत ही ऊंचाई तक जाओगे जिसके बारे में सोच नहीं सकते हो। ये चीज बताई नहीं गई। हम जिस समाज में जी रहे हैं वहां पर बहुत ही उस स्तर की बातें नहीं होती हैं। आज हट के आए हो तो यहाँ हट के बताई जा रही बातें। हमें भी बुलाया, हमें अच्छा लगा कि चलिए मैं बच्चों को कुछ ऐसी हट के बात बताते। वैसे तो मंचों से राजनीतिक बातें होती हैं, अलग अलग तरह टाइप की बातें होती हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट है आपके पढ़ने के लिए वो आपको समझना चाहिए। अब वो ऐसी टेक्निक्स हैं और लगा कि हमारे अंदर प्रखरता आ गई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस उसके बाद बीमार भी हो गए, उसके बाद स्वर्गवास भी हो गया उनका, लेकिन स्वामी नरेंद्र जो है स्वामी विवेकानंद बन करके उन्होंने पूरे विश्व में परचम लहराया। तो ऐसे आदर्शों को जब आप समझोगे, जब आप जानोगे, अपने अंदर लक्ष्य निर्धारित करोगे और कुछ आप कर जाओगे तो देश समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनोगे। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं आपके जीवन में कि इन चीजों से आपके परिवर्तन आता है। और आज विज्ञान का युग है, हम आप देख रहे हैं कि विज्ञान के युग के साथ साथ विज्ञान क्या करता है आपको बता दें। विज्ञान हमेशा आपकी मर्यादा को तोड़ता है। विज्ञान जरूरी है प्रोग्रेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए देश की विज्ञान जरूरी है, लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि विज्ञान फायदेमंद भी और हमें नष्ट भी कर सकता है। फायदेमंद जब तक है विज्ञान, जब तक हमारी सांस्कृतिक मर्यादाओं को वो ना तोड़े और अपनी सीमा में वो विज्ञान कार्य करे। और नुकसानदायक कब है विज्ञान? जब हमारी संस्कारों की मर्यादाएं विज्ञान तोड़ता है, तब तक उस विज्ञान को लात मार दीजिए। ऐसे विज्ञान को न समझिए न उसका सपोर्ट करिए। क्योंकि अगर रिसर्च बातों पे रिसर्च नहीं हो रहे, अभी रिसर्च आया था क्लोन बनाने का, आदमी बनाने का, आदमी की सेल से आदमी बनाने का रिसर्च हो रहे हैं। अब आप हमारे बहन है, हमारी माता है, हमारी भाभी है, हमारी बुआ है, सब मर्यादाएं निश्चित होती हैं। अब विज्ञान क्या करता है, अब हर जगह रिसर्च करने लगेगा। तो हर जगह रिसर्च करने लगे तो आप मर्यादाएं तोड़ेंगे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना। विज्ञान के स्टूडेंट हो, ये यहीं पर खेल, यहीं पर गच्चा खा जाओगे। अब बैठे हो, विज्ञान टेक्नोलॉजी है, मोबाइल हाथ में है, अरे करके देखते हैं कैसे होता है। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर मर्यादा टूट गई तो उसी तभी चरित्र तुम्हारा खराब हो जाएगा। और जिस दिन वही ना, इफ वेल्थ इज लॉस समथिंग लॉस, इफ हेल्थ इज लॉस समथिंग लॉस, इफ कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग लॉस। तो अगर इस मर्यादाओं को हम न समझ पाए, संस्कार को, संस्कृति को न समझ पाए, तो हमारा ज्ञान किसी काम का नहीं। ठीक है, तो मैं बात यहीं पर खत्म कर रहा हूं। मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा, सबके मन में क्लियर हो गया होगा। पढ़ना है, देश के बारे में सोचना है, लेकिन संस्कृति के खिलाफ नहीं होना चाहिए। संविधान, कानून होना चाहिए लेकिन देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए लेकिन देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। विज्ञान होना चाहिए लेकिन मर्यादाएं तोड़ने वाला नहीं, संस्कार तोड़ने वाला विज्ञान नहीं चाहिए। ठीक है, इन चीजों का चिंतन हमेशा अपने मन में रखना है, आगे बढ़ना है। मेरा आशीर्वाद, सभी लोग आगे बढ़ोगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।